अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान में हुकूमत करना कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये रहती है कि एक बहरान के बाद दूसरा बहरान सर उठाए खड़ा होता है। ऑपोजिशन ने जो PDM तहरीक बनाई थी वो तो जिस भी तरह अपने अंजाम को तकरीबन पहुँची है, अभी फ़िलहाल तो कम अज़ कम ठंडी पड़ चुकी है। इसका बहरान तो इतना बड़ा नहीं है हुकूमत के लिए, लेकिन मज़ीद कई बहरान हैं जिनका हुकूमत को इस वक्त सामना करना पड़ा, जिसमें सरफ़हरिस्त महंगाई भी है। रमज़ान में बिल्कुल ही कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा वबाल जान बन चुकी है। इसके साथ साथ तो अगर अमन अमान की सूरत हाल पर बात करें तो जाहिर है कि वो भी एक चैलेंज है, ख़ासतौर पर पिछले 8-10 दिन में जो सूरत हाल रही है मुल्क भर में। तो इस तरह से अगर खारजा ताल्लुकात की बात की जाए तो उसमें भी हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? क्या सिर्फ कैबिनेट में रीशफल करके समझा जाए कि जी बहुत काम हो रहा है, या वाकई हुकूमत इन तमाम मामलात पर संजीदगी से गौर करते हुए कोई हिकमत अमली भी बना रही है या नहीं? इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अपोजिशन दोबारा एक दफ़ा फिर सर उठा सकती है, या ये चैलेंज फ़िलहाल अब बाकी की जो टर्म है हुकूमत की उसमें फ़िलहाल उस तरह से दोबारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो जनाब बहुत सारी चीज़ें आज भी गुफ्तगू के लिए आज लाले साहब ले जाते हुए, लाले साहब आपके नज़दीक, जैसे मैंने भी अभी जिक्र किया, आप ज़ाहिर आप और भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मुख्तलिफ चैलेंजेस के बारे में, आपका क्या ख्याल है सबसे ज़्यादा हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज और मुश्किल चैलेंज कौन सा है? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए समीना, सीधी बात तो ये है कि पॉलिटिकल चैलेंज गवर्नमेंट का अब कोई खास नहीं रहा। PDM जो है वो तितर बितर हो गई है, तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट के पास वो खास चैलेंज नहीं है। एक चैलेंज जो अभी हुआ था वो पार्टी बैन हो गया है और बड़ी अच्छी बात है, और उसको अब रूथलेसली वो बैन को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्चुअली जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट को इस वक्त वो है महंगाई और इन्फ्लेशन, और उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। अब देखिए मिसाल के तौर पे सैलरीज, तनख्वाहें कब बढ़ाया था? तनख्वाह और पेंशन 1-2 साल हो गए नहीं बढ़े थे, 2 साल हो गए शायद अगर, तो मिनिमम वेज भी नहीं बढ़ा है। अब इसका मतलब है 20% कम हो गए तनख्वाह, 20% कम हो गए, बिग चंक। दूसरी बात यह है, खुश किस्मत है और खुशखबरी है कि हमारा वीट क्रॉप, गंदम का क्रॉप एक बम्पर क्रॉप हुआ है। चलो यार, बम्पर क्रॉप हुआ है, बड़ी अच्छी बात। तो इसके माने गंदम का कीमत कम होना चाहिए, करो तो सही। और अगर नहीं होता है तो प्राइस कमिटीज आपके शुरू करो, उनको एक्टिवेट करो। और अगर माफ करिए, अगर वो भी नहीं होता है तो रैशनिंग शुरू करो, माने खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनिंग करना पड़े तो वो ही करो। तो ये है जो कुछ कर सकते हैं। अब आपके बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, एहसास का इनिशिएटिव है, आप बगैर खा सोए, वो क्या है, सो नहीं, खाना ना कोई खाए भूखा तो ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ये कोई भूखा ना सोए, वो अच्छा है। हेल्थ कार्ड अच्छा है, मगर भाई सब सूबों में ये करो ना, एक में नहीं। इट्स नॉट गुड इनफ, सब सूबों में ये होना चाहिए। और आपका बड़ा अच्छा चाल है कि लैंड माफियाज को आप खत्म कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कनाल, ये वो जमीन जो है जो लोगों ने गलत तरीके से लिया वो ले रहे, इस हद तक कि आप जाती उम्रा तक पहुंच गए, वेरी गुड। तो इम्प्लीमेंट करो ये सब चीजें। और फाइनली मैं आपको कहूंगा कि ये वैक्सीनेशन रेट जो इस वक्त 25,000 है एक दिन में, इसको आप प्लीज मेहरबानी से 50,000 तक ले आए। ठीक। तो मेरे ख्याल में देखिए ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, कर सकती है और बेहतर भी कर सकती है। और फाइनली अगर मेरे पास एक चीज आपको 1 मिनट और लेके मैं आपको ये कहूंगा कि समीना, लोग समझते नहीं है कि IMF हैज गॉन ब्रोक। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि IMF के पैसे खत्म हो जाएं? हाँ। देखिए IMF का मकसद है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। इकोनॉमी IMF ग्रो नहीं करती है। अब हुआ यह है कि सबसे बड़ा लेंडर जो IMF में जो पैसे डालता है वो है अमेरिका,
और अमेरिका, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है। $1 ट्रिलियन का उन्होंने सब्सिडी दिया अपने लोगों को। अमेरिका के पैसे सुनाए खत्म हो रहे हैं, $1 और ट्रिलियन देने जा रहे हैं। तो ये जो हफीज शेख साहब लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी उनकी पहले ही बैठी हुई है, ऊपर से मजीद उन्हें रिलीफ के लिए और पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो जाहिर है मजीद उनका और पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा कि हफीज साहब चले गए, इकोनॉमिस्ट, और एक मार्केटिंग के मान आ गए हैं शौकत तरीन साहब। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं आपको चीजें जो हो सकती हैं। चले मैं इमरान साहब का भी कमेंट लेती हूँ। ठीक है इमरान साहब, जो मैंने हिलाली साहब की गुफ्तगू सुनी है तो मुझे तो ये लगा कि शायद हुकूमत के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है सिवाय महंगाई के, और उसके लिए भी हिलाली साहब का ये कहना है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं जो कि अच्छे हैं, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। लेकिन जो रमज़ान बाज़ारों में सूरत हाल है वो तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कोई और ही पता दे रही है, तस्वीर का दूसरा रुख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, मैं लाली साहब से ना बड़ी माज़रत के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। ये क्या प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है जी, लंगर खाने हैं जी, आपके कोई भूखा ना सोए, अल्लाह के पनाहगाहें, अल्लाह के बंदो, ये ठीक है आरसी हाल तो इसको आप करार दे सकते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि लाली साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जब इनकी तारीफ़ें करते हैं, खुदा का वास्ता है कौम को, गरीबों को आपने तो फ़कीर बना दिया है। आप क्या चाहते हैं, आप उनको कुछ नौकरी दें, आप उनके लिए कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें जिससे वो काम पे लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी मदद करें, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि जी मेरे पास ये कंबल है जो मैं आधा बिछा लेता हूँ, आधा ऊपर लेके सो जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई कोई महफिल में खरीदेगा ये? किसी ने उसकी कीमत लगाई 2 दिनार या 2 दिरहम या कितनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाके एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ और एक आड़ा लेके आओ, उसको बना दिया कि जाओ लकड़ियाँ काटो और अपना रोजगार कमाओ। तो बात ये, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं ना, तो फिर खुदारा हमें को काम भी ऐसा करना चाहिए जो रियासत मदीना जैसा हो। हम लोगों को फ़कीर ना बनाएं। रियासत मदीना तो ऐसी थी जहाँ पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ढूंढे से ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ठीक। यहाँ आपने जो बात की है ना इसकी जो रमज़ान बाज़ार है, असल चीज़ ये है कि इस हुकूमत में मैनेजमेंट की कमी है। ये टीम जो इमरान खान साहब ने बनाई थी जब 2018 में इलेक्शन जीते, मैंने आज अपने कॉलम में भी इत्तफाक से इसी में लिखा था, तो ये इन्होंने इंसाफ 11 बनाई थी, 21 रुकनी जो टीम बनाई अपनी काबीना, उसमें 12 खिलाड़ी तो वो थे जो मुशर्रफ टीम के थे, मुशर्रफ 11 के जी। एक इनका अपना खिलाड़ी था जिसको इसने खजाना छोड़ा, असद उमर, उसको भी रिटायर्ड हट कर दिया। बात ये है कि इन्होंने मांगे तांगे की टीम से किया, वो बांध बांध के कुंभे जोड़े जो, तो वो बांध बांध की बोलियां थी। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम खुद दर्द दिल रखते हैं, वो चाहते हैं कि मसला हल हो, लेकिन उनसे टीम ही डेवलप नहीं हो रही। आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, पंजाब में 32 रमजान बाजार है, मॉडल रमजान बाजार। अब आपको हैरत होगी हिलाली साहब, पूरे पंजाब में, यहाँ पूरे लाहौर में कहीं चीनी नहीं मिल रही, लेकिन उन मॉडल रमजान बाजारों में 65 रुपए फी किलो और 85 रुपए फी किलो 2 जगह पे चीनी नहीं मिल रही है। लेकिन उसमें बड़ा मसला है, मैं बता रहा हूँ, पर फैमिली मैं बता रहा हूँ कि पर फैमिली आपको 2 किलो मिलेगी और आपके अंगूठे पे निशान लगेगा, और अगर आपने लाइन में नहीं लगना, खुली लेनी है तो 85 रुपए ले लें। चले 85 रुपए मिल तो रही है। आप जिस तरह से वो रमजान बाजार मॉडल बाजार मैनेज कर रहे हैं, आप उसी तरह से शहर मैनेज कर लें। लेकिन वो तो छोटा एक वो है ना सेटअप। 25 लाख टन चीनी सिर्फ लाहौर में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मिल नहीं रही। 25 लाख टन, ये सरकारी सराय है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। अच्छा। अब बात ये है कि अगर है तो भाई आप क्यों नहीं निकलवाते? ठीक है। हिलाली साहब, इनसे तो ये 3 साल होने को आए, चीनी नहीं पकड़ी जा रही, चीनी नहीं मुंह कड़वा किया हुआ है हुकूमत का। ये इसकी कभी प्राइस का मसला, कभी अवेलेबिलिटी का मसला, आप जैसे इमरान साहब ने भी बताया। तो आपको लगता है बेसिकली ये मसला मिस मैनेजमेंट का, बैड गवर्नेंस का है? देखिए, ये बात सही है कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और प्लानिंग जो इकोनॉमी में होता है वो चीनी की अवेलेबिलिटी पे होता है। अगर चीनी अवेलेबल है तो प्रिज्यूम किया जाता है कि तकसीम भी हो सकता है।
अब इन्होंने कहा कि 25 पता नहीं कितने टन चीनी लाहौर में है, तो तकसीम क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? ये असल बात। और अगर तकसीम नहीं हो रहे हैं कि आप वो कहेंगे कि उनका कसूर है जिन्होंने ये अच्छा प्लान किया था कि इतना सारा चीनी हो और इस कीमत में मिले, और ये एक बात कहना कि एक आदमी जाके जितना मर्जी ले ले उसी कीमत पे, नो, ये नहीं होता है। जब कमी होती है तो आपको 1-2 किलो पर फैमिली जो भी है करना पड़ता है। रोज आके आप 1-2 किलो लें, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो 1 महीने का सप्लाई एक वक्त ले लें, ये होना चाहिए। मगर अगर नहीं हो रहा है इसलिए कि चीज की कमी है तो बर्दाश्त करो। मगर मैं ये समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे और प्लानिंग नेशनल लेवल पे एक चीज नहीं है। हाँ, अच्छा। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उसका इंपैक्ट जो होता है वो उतना ही बुरा होता है। मगर आई एम सॉरी, ब्लेम, अब आप ब्लेम करें उन लोगों को, उस इलाके को, उस डिपार्टमेंट को जिसका वो फर्ज है इस चीज को करना। आप ये तो नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग बिल्कुल बेकार है। भैया, आपका इनका काम है चीनी रखना, चीनी है, अब तकसीम करो इनको। आई मीन आई थिंक अननेसेसरी कह सकते हैं हिलाली कि साहब, एक आदमी का हर चीज एक आदमी का। नहीं, हिलाली साहब प्रॉब्लम को समझे जरा। देखिए, सबसे ज्यादा चीनी बनती कहाँ है? पंजाब में और सिंध में, ऐसे ही है। जी, शुगर मिल्स तो सारी यहीं पे। सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा पंजाब में और फिर सिंध में। अब आप एक चीज को देखें कि वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं इसलिए वफाकी हुकूमत की बात करता हूँ कि चलें छोड़ दें, सिंध में तो इनकी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप सिंध को एक साइड पर रखते हैं। अभी पंजाब, वजीर आजम पे सबसे ज्यादा दबाव किस चीज का? पंजाब की वजह से है ना। अगर पंजाब में डिलीवर कर दें तो उन पर यह दबाव इतना ना हो। ठीक है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहीं सबसे ज्यादा शोर उठ रहा है ना। वहां पे मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसको आप बरियुज़्ज़मा तो नहीं वफाकी हुकूमत को करार दे सकते, क्योंकि अगर पंजाब में बैड परफॉर्मेंस है तो उसके जिम्मेदार और यूं भी इमरान साहब एक चीज और भी आ जाती है कि अगर किसी एक पॉइंट पर या 4 पॉइंट पर या 10 पॉइंट्स पर आपने कुछ चीज अवेलेबल कर दी है सस्ती, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पूरी आबादी जो है उससे मुस्तफीद हो सकती है। जाहिर है वो बहुत एक पर्टिकुलर जो सेशन यानी एक पोर्शन है आबादी का, वो उसको ही एड्रेस कर सकती है। समीना, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मुझे आप ये बताएं कि कितने लोग हैं जो उन मॉडल बाजारों में जा सकते हैं? आपकी पूरी आबादी तो नहीं जा सकती। अब 12 करोड़ की आबादी के लिए 32 मॉडल बाजार क्या बहुत काफी है? वहां तो रश इतना होता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप चीनी को छोड़ दें, दूसरी चीजों को देख लें, कुछ भी देख लें, इनसे मैनेज हो नहीं पा रहा असल में ना। अब मैं फिर वापस आ जाऊंगा उस बात पे कि कप्तान जो है ना, वो अभी क्रिकेट टीम के तरह ना मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मैच भी होता है ना, मैच में भी पहले एक उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद सारा मामला किया जाता है। अब यहाँ सियासत में भी प्लानिंग है। अब वजीर आजम खान इमरान खान साहब की जो प्लानिंग है या उनके जो प्लानर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला जरूर है। मुझे आप ये बताएं कि पहुंच नहीं रहा रिलीफ। हाँ जी, आज जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, जिस तरह से तसादुम की एक सूरत हाल बनी हुई है, जो अमनो अमान की सूरत हाल खास तौर पर लाहौर में मैं कह रहा हूँ, अब ये देखें कि उस सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो ये बात क्या है? इस सूरत हाल में भी आप बात को समझ लें कि ये हुकूमत का फर्ज है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करे, जो मज़ाकरात करके किसी लेकिन तरह कंट्रोल तो किया है ना उन्होंने। हिलाली साहब, कंट्रोल तो हुई है ये सारी सिचुएशन, और इस दफा उस तरह से बहुत लंबा नहीं मामला हुआ कि ब्लॉक्स रही हों रोड सारी और इस तरह से। तो आपको लगता है कि ये बेहतर स्ट्रेटेजी अपनाई गवर्नमेंट ने? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इमरान याकूब किस मुल्क के बारे में बात कर रहा है। ऐसे बात कर रहा है कि इससे ये 2 साल के पहले हर चीज ढांकी डोरी था, इस तरीके से चल रहा था कि लोग भाग भाग के इधर आ रहे थे सिर्फ देखने के लिए, स्टडी करने के लिए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी अच्छी है। आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। हिलाली साहब, ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है। हिलाली साहब सुन लें, ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, इसमें करंट अफेयर्स की बात होती है, ये हिस्ट्री का प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम पिछली बात करें। चले हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आप करंट, आप अपने आप पे करंट लगाएं, मुझे तो आपका करंट लग ही नहीं रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में 40% पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी है। 100 मिलियन लोग इस मुल्क में पॉवर्टी में हैं,
और ख़ास तौर ये कोविड के बाद जो असर हुआ है, बहुत बड़ी पॉवर्टी है, बहुत कम पैसे हैं, बहुत साइड डेस्परेशन है। ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, खाने के बगैर मत सो, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनकी डेस्परेशन लोगों की इतनी है, सबको पता है ये। और साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। आप अगर कहना चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं है, इतनी ठीक नहीं है जितने और भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन हो जिधर ठीक नहीं है। आप कभी कहते हैं मुझे कि सिंध को अलहदा कर दो, निकाल दो, इस पे ना सोचो। भाई इधर भी आओ, ये भी 40 मिलियन लोग हैं सिंध में। सो फॉर गॉड से गेट अ ग्रिप। आई मीन, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि जरूर मुश्किलात हैं, मगर गवर्नमेंट की अगर एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको रैशनिंग करें, प्राइस कमिटीज लगाएं, ये जो लोकल डीसीज को निकालें, उनको जाएं मार्केट में बैठें अपने इधर, और तकसीम ठीक से हो रहा है कि नहीं वो देखें। इट कैन बी ओवरकम। और ये जो गड़बड़ हुई है, अगर आप कहते हैं कि ये भी इनका कसूर है, मैंने कि आप तो हर चीज इनका कसूर हो जाता है। भाई सुनामी आएगी, आप कहेंगे इनका कसूर है। नहीं लाली साहब, क्या है यार? ये तो हम ये बात करें एज अ वे ऑफ डीलिंग। सुने असल नहीं, ये मेरा कसूर है, ये आपका कसूर है, ये हिलाली साहब का कसूर है। हिलाली साहब को यहाँ बैठ के चाय नहीं पीनी चाहिए, वहां जाके मुज़ाकरात करने चाहिए। भाई हुकूमत ने करने हैं ना, हम इसीलिए हुकूमत का कहेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं सिंध का ये नहीं था कह रहा कि उसको अलग कर दें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध में क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी उन पे नहीं आती। लेकिन पंजाब में तो इनकी अपनी है। इस्लामाबाद में बैठ के ये खुद पंजाब भी अगर खिलाना चाहते हैं तो फिर तो इन्हें पंजाब का भी जिम्मेदार इन्हीं ठहराया जाएगा ना, फिर किसी और को तो नहीं ठहराया जाएगा। सिंध की तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये खुद भी यही कह देते हैं कि जी वहां तो हमारी हुकूमत नहीं है, वहां ये मसले हैं। लेकिन जो इमरान साहब ये बात है ना, हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, देखिए इसमें ये चीज़ का तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि बहुत सारे माफियाज हैं जो खुद जानबूझ की क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। अब बात वही है कि उन माफिया से भी इन लोगों ने ही निपटना है, लेकिन जब तक वो ये सारा कुछ सेटल डाउन नहीं होता, अगर वो ऐसे कोई प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं जिसमें गरीबों की कोई दाद रसी हो जाए, तो उस पर आपको क्यों एतराज़ है? अल्लाह आपका भला करे, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वज़ीर आज़म साहब को ये पता है कि माफियाज हैं जो इस तरह की सूरत पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मशीनरी किसके पास है? वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म साहब को ये पता है कि ये माफियाज हैं और मशीनरी भी उनके पास है, वो वज़ीर आज़म भी हैं। पिछली हुकूमतें नाअहल थी, करप्ट थी, बेईमान थी, इनएफिशिएंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो बड़े माशाल्लाह ईमानदार हैं, एफिशिएंट हैं, काम करना चाहते हैं, तो पकड़े उस माफिया को। किसने कहा ना पकड़े? ईमानदार बंदे को तो नहीं माफिया काम करने देता ना, यही तो मसला है। बात ये है कि इनको तो करना चाहिए, और पूरी कौम इनके साथ है। पूरी कौम ने मैंडेट इनको इसलिए दिया था कि ये करेंगे, हमें यही उम्मीद थी। मीडिया को खास तौर पे, इमरान खान तो खुद कहते हैं कि उनके इक्तदार में आने की सबसे बड़ी वजह मीडिया बना। ठीक है, अब जिसको वो हाथ डालते हैं ना इमरान साहब, वही बात वो करते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग भी करता है, सब कुछ है। अब इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात भी हुए थे, 2 दफ़ा हो चुके हैं, आपको पता है, मुआहदे भी हुए। फिर इवेंचुअली उन्होंने, आपने देखा कि फिर जब वो शिद्दत पसंदी की तरफ गए तो गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया। देखिए, शिद्दत पसंदी की किसी को इजाज़त नहीं है, ना इस्लाम में ना पाकिस्तान में। रियासत इस्लाम भी कहता है कि जो रियासत का कानून हो उसके मुताबिक सब ने चलना है। हाँ। इसलिए ये हिलाली साहब से भी इस पे ज़रूर मौक़िफ़ जानते हैं, वो भी मेरा ख्याल है इस पे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसके लिए किसी तरह की कोई भी और फवाद चौधरी साहब ने खुद अभी ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म तो खुद आशिक रसूल है, उन्होंने हर फोरम पर बात उठाई है। हर पाकिस्तानी है, हर हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारा जान माल कुर्बान नबी सल्लल्लाहु की ज़ात पे कोई दूसरी राय नहीं है। जी हिलाली साहब, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, हमने इस पे बात की थी कल या परसों। एक केस है जो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस है। जी जी। अब उस केस में 2 जजमेंट्स निकले। एक जजमेंट, दो जस्टिसेस ने एक केस पे मुख्तलिफ जजमेंट्स दिए हैं। एक जज ने कहा है कि इसको बेल मिलना चाहिए, दूसरा जज ने कहा है कि जिस आदमी कह सकता है इस डॉक्यूमेंट के और इस प्रूफ के बुनियाद पे कि
एक इसको बेल मिलना चाहिए तो वो माने उसको मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं। अब आप देखिए, एक चीफ मिनिस्टर है इस प्रोविंस का, इस वक्त उसको एक जज कहता है कि 4 करोड़ से 400 करोड़ का आमदनी इसका बढ़ गया है, और जब हम इसे पूछते हैं बताओ तुम्हारे आमदनी कैसा बढ़ा है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहता है तुम बताओ कि मैंने चोरी की। तो जज कहता है भाई मैं नहीं बता सकता, ना पुलिस बता सकती है कि तुमने चोरी की। वो कहता है तो मेरे अकाउंट में तो ये पैसे नहीं आए। तो इसके माने आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके पास पैसे आए हैं मगर आपके अकाउंट में नहीं आए। तो माने हम सब एक चीफ मिनिस्टर बन जाएं और पैसे कमाइए। और दूसरा जज कहता है नहीं, इसको छोड़ दो बेल पे। देखिए, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इमरान खान जो भी हुक्म दे, किसको हुक्म देगा? जफर इलाली को कहेगा ना जाओ तकसीम करो। अगर जफर इलाली नहीं गया, नहीं किया, अगर किसी का रिश्तेदार है, बड़े लोगों को जानता है, कोई कुछ उसको छू नहीं सकता है, तो इसके माने प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर 0 हो गया, नथिंग। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करेंगे। जब वो आएगा कहेगा इसको निकालो, वो कहेंगे कि निकाल ही नहीं सकते तुम इसको, तुम उसको छू नहीं सकते। और ये पर्टिकुलर मामला तो रेफरी के पास जाएगा। एक आदमी पे ब्लेम करना गलत है। और जो शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की है वो रेफरी के पास जाएगा। है ठीक, इनएफिशिएंसी है, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। मैं समय ब्रेक ले लूँ या आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को तो हम सिर्फ ब्लेम ही नहीं कर रहे, हम तो पूरी हुकूमत को कह रहे हैं, उनकी पूरी टीम को कह रहे हैं। और हुकूमत से ना कहें तो किससे कहें? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है हुकूमत को अगर वोट दिया है और हमने उनको लेके आए तो फिर जवाबदेही भी हुकूमत को ही होना होगा। लेकिन देखना यही है कि इन बहरानों से हुकूमत किस हद तक निपटने में कामयाब होती है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो एक और बहरान की बात करते हैं जो मुसलसल 1-1.5 साल से हमारे साथ चल रहा है, यानी कोरोना का बहरान। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है, उसके हवाले से खुसूसी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है और तीसरी लहर जो है ये खौफनाक हो चुकी है। रिकॉर्ड 149 अमवात हुई हैं और अगर केसेस की भी बात की जाए तो 80,000 से अब ये तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में एनसीओसी का हैरत अंगेज़ फैसला सामने आया है। अगरचे उसमें यही बताया जा रहा है कि मीटिंग में एनसीओसी ने तो सिफारिश यही की थी कि तालीमी इदारे बंद रखे जाएँ, लेकिन सूबाई वज़रा की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, नवी जमात से ऑनवर्ड्स तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस खोल दिए जाएँ। उसके बाद यही फैसला अब कर लिया गया, कल से नवी जमात और ऑनवर्ड्स जो क्लासेस हैं वो दी जाएंगी फिजिकली, लेकिन बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखेंगे। ऐसे हालात में और आगे अब ईद भी आ रही है, काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, अस्पतालों पर दबाव पहले ही बढ़ चुका है। हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी और क्या है, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान साहब को क्या लग रहा है कि हुकूमत दबाव में आ गई? वैसे तो कहते हैं हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, लेकिन इस दफ़ा हो गए हैं। नहीं, मुझे आप बताएं, जब भी हुकूमती कोई भी काम हो ना, जब हुकूमती सतह पर यह कहा जाए ना कि हम दबाव में नहीं आएंगे, हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, जिस चीज़ की ये तरदीद करें तो समझे वो काम होने वाला है। अच्छा। असल में वो दबाव में आए होते हैं, इसलिए पहले को हमको ऐसे ही कहते हैं, बाद में वो बैकग्राउंड पहले तैयार हो, ग्राउंड एनसीओसी ने अगर मुखालफत कर दी है तो आपको वो नहीं था करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने दबाव में आके ये किया। क्योंकि आपने देखे कितने दिनों से इस्लामाबाद में ये प्राइवेट स्कूल वाले वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, डी चौक में चले जाते थे। इशू ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ एक है। हिलाली साहब फिर बुरा मनाएंगे, मैं बात हुकूमत के बारे में बात करूंगा, बात इसमें वो आपके साथ होंगे। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि 1 साल से ज्यादा हो गया कोरोना को आए हुए, हुकूमत का काम ये भी आके नवाज शरीफ ने या मोहतरमा बेनज़ीर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने आके करना था कि ये पॉलिसी वजह करते कि अगर कोरोना ठीक नहीं होता तो हमने तालीमी निज़ाम को कैसे चलाना है। साल से पहले ज़्यादा अरसा हो गया, इनकी कोई पॉलिसी नहीं बन सकी, इनसे ये नहीं फैसला हो सका। अब देखें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 साल ऐसे होते हैं कि बच्चों की बेस बनना होती है, इस पर उनके कैरियर का फैसला होना होता है, किसने मेडिकल में जाना है, किसने इंजीनियरिंग में जाना है, किसने किस तरफ जाना है। इनसे ये फैसला ही नहीं हो पाया कि इन्होंने करना क्या है। हुकूमत इम्तिहानात का टाइम है, ऊपर बात फिर वही है ना कि प्लानिंग कोई नहीं है। पता है क्यों डंग टपाओ पॉलिसी पे चल रहे हैं वो। अच्छा जी, अब कम हो गया, अब खोल दिया, अब ज्यादा हो गया। मुझे ना वो रिक्शे के पीछे एक इश्तहार लिखा होता था, मुझे वो याद आ रहा है कि वो कहता है ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चला जा रहा है। तो लगता है हमारा मुल्क भी ना
ये सिर्फ खुदा के सहारे ही चल रहा है, पॉलिसी कोई नहीं है। हिलाली साहब, आपके ख्याल से हुकूमत का ये फैसला ठीक है? क्योंकि अब उनका ये कहना है कि भाई अब जो भी है बाकी भी कुछ ना कुछ सिलसिले चल रहे हैं कारोबार ज़िंदगी, तो फिर स्कूल्स पर इतनी ज़्यादा पाबंदी क्यों है? SOPs के साथ वो भी खोल दिया जाए। देखिए, सबको पता है कि कोरोना फैल रहा है, सबको पता है। आप खुद कह रही हैं, हर वक्त आप हमें याद दिलाती हैं कि कोरोना फैल रहा है और स्टेटिस्टिक्स देती रहती हैं, और फिर भी इसी माहौल में आप, इसी कंडीशंस में आप बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मार्केट्स और बिजनेसेस खुले हैं। भाई, मार्केट्स एंड बिजनेसेस के बगैर शायद, बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, पीपल विल डाई, भूख से मर जाएंगे। तो खोलना पड़ता है आपको। अगर बिजनेस और इकोनॉमी ना करें तो इनकम नहीं होता है, इनकम नहीं होता है तो खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं खा सकते तो मर जाएंगे। तो कुछ कंपल्शंस हैं आपको जो करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल जाना क्या कंपल्शन है? मेरे सामने इस कैमरा के पीछे एक साहब खड़े हुए हैं जिनके 4 बच्चे हैं। अभी आपको ब्रेक में मुझे वो बता रहे थे कि उनके 4 बच्चे क्लास 1 to 8 से, एक बच्चा को स्कूल जाता है हर रोज, एक बच्चा। और वो कहते हैं कि जब वो स्कूल जाता है और वो जाते हैं उसको छोड़ने के लिए तो रोना आता है, इसलिए कि कोई SOPs नहीं है। क्या गवर्नमेंट किसी को भेजती है SOPs करने? नो। मास्क तो खैर, मास्क छोड़ें, मास्क कभी इधर सर पे किधर पहनते हैं, मगर वो क्या कहते हैं, डिस्टेंसिंग है ही नहीं, एक जमे हुए एक जगह। मैंने कहा कि मैंने इनको कहा, यही आदमी जो खड़े, मैंने इनको कहा कि आप चाहते हैं आपका बच्चा स्कूल जाए? कहता है नहीं, मगर अगर मैं फीस देता हूं और अगर स्कूल ना जाए तो वो कहेंगे इम्तिहान नहीं ले सकता, इम्तिहान नहीं ले सकता। तो मगर मैं तो कहता हूं फिर भी भाई ये जिंदगी और मौत की बात है। अब खुदा के लिए 1 साल चले जाएं, 2 साल चले जाएं, बेहतर नहीं है कि आपका बच्चा जिंदा है, आपके साथ है, डेंजर में नहीं है? बेशक 2 साल उसकी चले जाए, और 2 साल से ज्यादा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसलिए अब वैक्सीनेशन ये वो जो होने वाले, ये तो अभी एक टैबलेट भी निकल आएगा, एक स्प्रे भी आ रहा है, हर किस्म की चीज इंशाअल्लाह हो सके। अगर ना भी हो, जिंदगी से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? नहीं, हम पैसे दे रहे हैं तो therefore we have to send it. I mean, मार्केट्स और बिजनेसेस कुछ और है, बच्चे यू कांट रिस्क देम। ठीक, तो आपके ख्याल से ये बिल्कुल NCOC का सही डिसीजन है जी। मगर ये प्रेशर है समीना, प्रेशर है उन लोगों के पास जिनके स्कूल्स हैं। वो कहते हैं जी हमारा क्या होगा? भाई अगर तुम्हारा ऐसी एक बीमारी है जो तुम्हारे स्कूल में अगर हम आते हैं हम मर जाएंगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आई एम सॉरी। लेकिन इमरान साहब, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये भी एक ढकोसला ही बन गई हैं। उस तरह से जाहिर है ये इफेक्टिव भी नहीं है और हर कोई उस तरीके से अटेंड भी नहीं कर सकता, ना कि हर एक के पास इतने वसाइल हैं। तो फिर आखिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान भी तो होना चाहिए ना, कि अगर हम नहीं फिजिकली बच्चों को भेज रहे, ठीक है रिस्क है, तो फिर हम करें क्या? मेरा जो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था, मेरा ख्याल है पॉलिसी वो नहीं है, ये हुकूमत ने बनाना था ना। अल्टरनेटिव प्लान किसने देना था? उन्होंने तो यही बनाया हुआ है, मैंने तो नहीं ऑनलाइन क्लास ले लें। मैंने तो नहीं देना था ना, हिलाली साहब ने तो नहीं देना था। अब हिलाली साहब ने जितनी बातें की हैं, काश ये भी बता देते कि ये किसका कसूर है, ये मेरा कसूर है, आपका कसूर है, या हुकूमत का कसूर है। प्लान तो हुकूमत ने देना है। NCOC ने मुखालफत भी की है, और अगर ये खुद मान रहे हैं कि प्रेशर है, इसका मतलब है जो भी प्रेशर डालेगा हुकूमत सिर्फ प्रेशर में आके फैसले करती है। उन्होंने हकायक नहीं देखने। और फिर दूसरी बात, स्कूल तो चले 4-5 घंटे के लिए खुलने हैं, बाजार तो 12-12 घंटे के लिए खुलते हैं, और आप फिर देखें कि वहां पे रश कितना है। कोई SOPs नहीं है, मास्क का कहीं नामो निशान नहीं है। बच्चे के घर में भी है तो आपका कोई बड़ा बाहर बाजार से जाके जरासीम ले आए, वो वायरस ले आए और घर में बच्चे बीमार हो जाएं, कौन जिम्मेदार है? जब तक हुकूमत इस पे अमल दरामद यकीनी नहीं बनाएगी, SOPs पे अमल नहीं होगा, जब तक, अभी कुछ दिन पहले सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ के मास्क के बगैर इन्होंने पर्चे करने शुरू कर दिए थे, मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए, जुर्माने करने। यकीन करें 2-3 दिन में बड़ा अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया था। पता नहीं क्यों सिलसिला बंद कर दिया, फिर किसका प्रेशर आ गया? भाई आप इसको यकीनी बनाएं। जब आप इसको यकीनी बनाएंगे सारी चीजें उसी वक्त ठीक होंगी। और फिर मैं बार बार आपसे कहता हूँ
ये सिर्फ हुकूमत, दुनिया की कोई भी हुकूमत अकेली ये काम नहीं कर सकती। लेकिन इमरान साहब आप ये देखें कि अब मैं अभी भी ये देख रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक के फिगर्स आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत तबाही हो रही है, लेकिन वहाँ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग थक चुके हैं मुसलसल पाबंदियों से। कितनी देर कोई हर चीज़ ज़िंदगी को बंद कर दे? और रोज़गार ज़ाहिर है हर एक को चाहिए, और फिर हमें भी तो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। मार्केट खुली होगी तो लेंगे ना। सब कुछ चाहिए। हर्ड कम्युनिटी का जो इशू चल रहा था, हर्ड इम्यूनिटी का, वो यही था, इसी तरह से होना था। लेकिन उसमें एक वो टाइम टेकिंग चीज़ है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें एक वक्त लगता है। आप उसके लिए, मैं बार बार फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को आदी कर देंगे ना कि मास्क के बगैर किसी ने नहीं निकलना, जब आप आदी कर देंगे लोगों को कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने इतने फासले पे खड़े होना है, आपने इतने फासले पे बैठना है, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वैक्सीनेशन की जो हिलाली साहब बात कर रहे थे, उस दिन भी मैंने बताया था कि है बहुत। पाकिस्तान में अभी 11 साल लग जाएंगे। नहीं, होपफुली थोड़ी स्पीड बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जो स्पीड है, इसलिए आप वैक्सीनेशन, वो कहते हैं जागते रहना, साढ़े वैक्सीनेशन बना रहे हैं। लेकिन हिलाली साहब, अब आगे ईद भी आ रही है। फिर हमने पिछली दफा भी देखा था कि ईद के करीब जाके बुरा हाल हो गया था बाजारों में, और एकदम से फिर रेट नजर आया था, और उसमें तो अदालत ने भी इजाजत दे दी थी कि मार्केट्स खुले रहें। तो फिर ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट भी क्या करे? लोग भी नहीं रुकते अगर कोर्ट भी उन्हें परमिशन दे देती है। देखिए, मैं फिर वापस आके ये कहता हूँ, जिनके स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स को बिजनेसेस की तरह चलाते हैं, उनके कंपल्शंस हैं, हम सब समझते हैं उनके कंपल्शंस हैं। मगर जब मौत और जिंदगी की बात आती है और बच्चों की आती है, मैं समझता हूँ हमें रिस्क अवर्स होना चाहिए। We must not take risks, whatever the cost. इसलिए जब NCOC कहता है मत करो, अब आप कोई लॉबी के तहत आके कहते हैं हम करेंगे, क्यों? What lobby? जब मैं कहता हूँ you know there is a line, एक लाइन होता है, उसके पार आप नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। कोई इलास्टिसिटी, एक रबर बैंड में इतनी इलास्टिसिटी होती है, बस रुक जाओ और मत खींचो, टूटेगा, लोग मरेंगे और फिर पैदा नहीं होंगे, वो वापस नहीं आते। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात भी अपनी जगह। वैसे इमरान साहब, ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले, हम खुद 1 साल से बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि वो फ़ीस हमारी जो है वो बस फ़ी सबीलिल्लाह जारी है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की तालीम तो उस तरह से नहीं हो रही। ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर खुद देखना पड़ रहा है। तो फिर इस तरह के मामले में या तो फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो कि जहाँ पर वालिदैन को भी तो रिलीफ मिले ना, वो फालतू में कब तक कोई फीस दे। बात ये है कि ऑनलाइन में एक तो ये कि उस तरह से बच्चे पढ़ नहीं रहे, दूसरा ये कि बच्चे अब इतने उसमें हो गए हैं ना कि यूज टू उस चीज के कि वो बिल्कुल उनका उस तरह से पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं है। आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। अच्छे से अच्छी तालीमी इदारे की भी आप बात कर लेना, तो तालीमी इदारे का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आपने एक डिग्री के लिए पढ़ना होता है, आपकी तरबियत होती है असल चीज। लेकिन इमरान साहब, मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि पिछले साल फिर भी अदालत की जानिब से हुआ था कि चलें जी कुछ 20% आपको ऑफ कर दिया गया था फीस में से। इस दफ़ा तो अब वो भी नहीं हमें नज़र आ रहा। फुल फीस हम पे कर रहे हैं, उसके साथ जो टैब के खर्चे हैं या मोबाइल फ़ोन के या नेट के खर्चे हैं वो अपनी जगह हैं, और फिर उसके बावजूद भी बच्चों की तालीम का वो मयार नहीं है जो ज़ाहिर है जनरली होता है। तो इस तरफ भी मेरा ख्याल है कुछ सोचना चाहिए कि अगर स्कूल बंद है तो एटलीस्ट फिर फीस भी ना उस तरह से हो। फिर वही बात है, प्लानिंग। ये लैक ऑफ प्लानिंग है। यहाँ प्लानिंग हो तो किसी को पता हो ना कि ये इश्यूज हैं, इसको भी हमने एड्रेस करना है। देखिए, हमारी तरफ से तो फीसें जाती जा रही हैं, बच्चे पढ़े भी ना, फीसें भी देते रहें, तो फिर हमारा कौन वाली उनका यही एग्जैक्टली मेरा सवाल है। आई होप कि इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाए। अगर इसको लिंगर ऑन करना है फिलहाल कोरोना के पेश नज़र, तो फिर इस चीज़ को भी देखना होगा, मैनेज करना होगा। नाज़रीन, लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं जनाब के अमेरिका वापसी की तैयारी कर रहा है अफ़गानिस्तान से, और अब सितंबर का बताया जा रहा है कि शायद अमेरिकी फ़ौजें चली जाएंगी। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी अफ़गानिस्तान में और उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ बात करेंगे इस हवाले से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के लिए 11 सितंबर की डेट दी जा रही है कि उस वक्त तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल होगी और ये वाकई ऐसा हो जाएगा? हिलाली साहब से पहले राय लेती हूँ। हिलाली साहब, क्या ख्याल है आपका? ये जो डेट बताई जा रही है, इस वक्त तक अमेरिकी फ़ौज वाकई चली जाएगी? और अगर चली जाएगी तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? बिल्कुल चले जाएगी, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को हम निकलेंगे।
पहली मई को हम नहीं जाएंगे मगर 11 सितंबर को हम निकलेंगे। और तालिबान ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत अगर ये पहली मई को ना जाएं तो फिर हमारा एग्रीमेंट इनके साथ वो ख़त्म हो जाता है और फिर हम इनके फोर्सेस को जो अब तक हमने अटैक नहीं किया है हम इनको भी अटैक करेंगे। देखिए, आपने इससे पहले पूछा था कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये जो पूरा ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये फंड हो रही, फाइनेंस हो रही है, मैं नहीं कहता पूरा गवर्नमेंट, मगर इन्होंने 3-4 बिलियन डॉलर खर्चा है इस पे, इन पे। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खूब पैसे इंडियन से मिल रहे हैं, ये तो हमें पता है। उनकी ट्रेनिंग भी कुछ हद तक हो रही है। और कारजाई के तरह आदमी, वो स्कूल भी हुआ था, स्कूल में भी ही वाज स्कूल्ड इन इंडिया और साथ साथ हॉलीडेज इन इंडिया, उसके दोस्त भी इंडियंस थे और उसकी पार्शियलिटी इंडियंस के लिए इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, ये सबको पता है। तो मैं समझता हूं ये जो कठपुतली रजीम है गनी और कारजाई की, इनसे बुरा कोई गवर्नमेंट हमारे लिए हो नहीं सकता है। और अगर तालिबान का गवर्नमेंट आएगा, वो आना चाहिए, आएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि कुव्वत तो उनके पास है और कितना देर तक अमेरिकन असिस्टेंस के बगैर ये लड़ेंगे, मैं नहीं समझता 6 महीने से ज्यादा ये रह सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और साथ साथ लेट मी फिनिश बाय सेइंग, साथ साथ समीना जी ये क्या कर रहे हैं ये अफगान गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये इंडियंस को अटैक करने के लिए प्लानिंग, फंडिंग, टीटीपी के साथ, जो हमारा दुश्मन उनका दोस्त सब अफगानिस्तान में रह रहे हैं, खुला रह रहे हैं। बिल्कुल। और वहां से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कंट्री में इस तरह से अटैक होते हैं जिसके ताने बाने मिलते हैं। इमरान साहब, आपका क्या टेक है? बस 1-1.5 मिनट है हमारे पास। देखिए, ये जो इन्होंने बाइडेन इंतजामिया ने ऐलान किया ना सितंबर में जाने का, उससे भी इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने इसका बुरा मनाया। और पाकिस्तान के लिए तो इस लिहाज से अच्छी बात है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि पुरअमन फौजी इनखला हो, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जिस तरह रशिया बेयारो मददगार छोड़ के भाग गया था तो वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई थी, उसी तरह फिर ये हो जाए। पाकिस्तान इसलिए फैसिलिटेट करता है कि पुरअमन तरीके से सारा मामला हो जाए। हिलाली साहब जिस तरह कह रहे थे तालिबान का मामला, तालिबान क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी फोर्स वहाँ पे तालिबान है। अमेरिका का सिर्फ ये इशू नहीं है कि अमेरिका जो है बड़े शौक से जाना चाहता है या अफगानिस्तान की बेहतरी चाहता है, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का देखें हाल क्या हो गया। वो खुद फंसे पड़े हैं। अमेरिका अफगानिस्तान की जंग जब आगाज हुआ था उससे लेके अब तक 822 अरब डॉलर तक यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। अब उनका हाल देखें कि जो वहाँ जिनसे वो टैक्स लेते हैं वो अब कहते हैं कि जी हम कब तक और अब तो उनकी अपनी इकोनॉमी की बैंड बज गई है कोरोना की वजह से। बहुत बुरा हाल है। इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह अपनी इज्जत बचा के यहाँ से चले जाएं। तो अब इस सितंबर में आपको नजर आ रहा है कैसा मुझे हो लगता है कि ऐसा हो जाएगा और वो पाकिस्तान के हक में होगा या नहीं? बिल्कुल, इसीलिए तो इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, होपफुली ये सारा अमल जिस भी रुख जाए पाकिस्तान के लिए उसमें बेहतरी और खैर ही निकले। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम के साथ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।